एक और साजिश की, शोध की। बहुत ही खूबसूरती से डाला, ऐसे नहीं कोई भी चीज कोई टेक्स्ट बुक में डाल दिया। उन्होंने कई फॉल्ट लाइन क्रिएट किया। पहली फॉल्ट लाइन ही क्रिएट कराई, शोध कराया कुछ। आपने अगर जेम्स मिल की पढ़ा हो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से लिखवाया कि भारत में जितने भी लोग हैं वो मूल रूप से भारत का कोई नहीं। पहला उन्होंने ये फॉल्ट लाइन हमारे विचारों में गढ़ने की कोशिश की। और वो कैसे किया? जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर आदिवासी हैं वो निग्रोइड है। वो कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा इथोपिया से। फिर ये हुआ कि उससे जो थोड़े से जो नॉर्थ ईस्ट में दिखते हैं, जो असम, नागालैंड, इसमें जो दिखते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो ऑस्ट्राइड्स है। ये कहां से आए? तो इन्होंने कहा ये साउथ ईस्ट एशिया से आए। फिर उन्होंने कहा कि जो द्रविडियंस हैं दक्षिण भारत के, ये पहले अल्पाइन से आए थे, भूमध्य सागर के पास से, कैस्पियन और अल्पाइन के पास से आए। और ये आए यहाँ पर, तो पहले उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्मी से लेकर सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तक इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन जो यूक्रेन जो आज दिख रहा है, तुर्की और यूक्रेन, यहां से आए आर्य स्टेपी रीजन, और उन्होंने आक्रमण किया और इनको भगा दिया। ये चले गए या चल के उस पार, और खुद यहां पर उन्होंने राज्य किया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, द्रविडियंस के पलायन की थ्योरी, ऑस्ट्राइड नेग्रोइड की थ्योरी के माध्यम से उन्होंने ये समझा दिया कि भारत में मूल रूप से कोई भारत का है ही नहीं, ताकि भविष्य में भारत एक साथ खड़ा ही ना हो सके। तो आपस में बटे रहेंगे तो खड़े कैसे हो? दूसरे उन्होंने दृष्टि अपना दी फिलोसॉफिकल रिवोल्यूशन की। ये जो वैदिक फिलोसफी आई, इसके विरोध में फिलोसफी आई बुद्धिज्म की, इसके विरोध में जैनिज्म की फिलोसफी, इसके विरोध में जितने भी मतलब हमारी दार्शनिक यात्राएं थी, उसको सबको उन्होंने कह दिया एक दूसरे के रिवोल्ट में, रिवेलियन थी। जब अपने पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो वो थेल्स से लेकर, डेमोक्रिटस से लेकर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर, प्लॉटिनस से लेकर, ऑगस्टीन, एक्विनॉक्स, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम, मॉन्टेस्क्यू, कांट, सबकी बात जब करते हैं, रूसो, किरकेगार्ड, हीगल, मार्क्स, नीत्शे, सार्ट, सिमोन दे बुर्जुआ, जितनी बातें करेंगे तो कहेंगे ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एक उद्भवकारी प्रवृत्ति के तहत विकास हुए हैं ये दर्शन। और भारत के दर्शनों को कह दिया कि एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए, इसलिए कि ताकि अगर जो व्यक्ति वैदिक दर्शन में विश्वास करता हो तो बुद्धिज्म से उसका झगड़ा हो जाए, बुद्धिस्ट हो तो जैन से अलग खड़ा हो जाए, सिखिज्म को भी उन्होंने 1901 में अलग से घोषित कर दिया, और इस्लामिक फेथ को उन्होंने पूरी तरह से ऐसी सुरंग बिछाई भारत में कि ताकि हमेशा सदियों तक कभी भी भारत में लोग विभिन्न रिलीजन और विभिन्न फिलॉसफी के बीच में एकता ही न बनी रहे, और उसकी कहीं न कहीं प्रेत छाया आपको दिखती है हमेशा। हम किसी आज की तारीख में जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों के मानस में ये चिन्हित करा पाए कि वर्तमान में 21वीं सदी में कौन सी चुनौतियां हैं हमारे समक्ष, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो चुनौतियां क्या है, या ये समझ पाए हम कि किस प्रकार के, किस क्षेत्र में हमें नए ज्ञान सृजन की आवश्यकता है। नॉलेज क्रिएशन के लिए हमारे अंदर जो क्षमता होनी चाहिए, उस पर फोकस न करके हम अपनी ज्ञान परंपराओं की गलत व्याख्याओं में, जाति और पंथों में, क्षेत्रों में, भाषाओं में उलझे रहें, ताकि हम एक समर्थ भारत के लिए उत्पादक नागरिक के रूप में हम शिल्प ही न कर सके बच्चों। ये बारूद उन्होंने जो बिछाई हुई है, उसी कॉलोनियलिज्म के शिकार हम सबको लगता है कि हम कहीं अपने बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, किसी को लगता है कि हम तो अपने धर्म पंथ की बात कर रहे हैं, किसी को लगता है कि हम तो अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी को लगता है मैं तो अपनी भाषा की बात कर रहा हूं।
अगर मैं तमिल की बात कर रहा हूँ, मैं मराठी की बात कर रहा हूँ, तो अपनी क्षेत्रीय अस्मिता की बात कर रहा हूँ। मैं अगर पंथ की बात कर रहा हूँ तो अपनी क्षेत्रीय अस्मिता की बात कर रहा हूँ। इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय अस्मिताओं को, रीजनल आइडेंटिटीज को, रिलीजियस आइडेंटिटीज को, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज को, उन्होंने बहुत ही फिलोसॉफिकल आइडेंटिटीज को, रिचुअल आइडेंटिटीज को उन्होंने इतना एक वर्गीकृत करके, इतना भेदभाव की दृष्टि से दिखा दिया कि भारत कभी एक स्वर में एक साथ उठे ही न। और 1857 के आंदोलन के बाद जिसकी धरती पर उसका चिंगारी की ही एक क्रांति धर्म संस्कृति मेरठ है, उसको भी मिटाने के लिए, अंडू करने के लिए उन्होंने इतिहास में तमाम तरह की सुरंगी बारूद भेदभाव। भाषा के आधार पर देखिए, भाषा के आधार पर उन्होंने ग्रियर्सन साहब से एक शोध करा। मतलब जो कुछ उन्होंने किया, ये दिखा करके किया कि आपको लगे कि बड़ा साइंटिफिक रिसर्च की बात की है। वो चाहे भले ही रिसर्च की मेथोडोलॉजी त्रुटिपूर्ण रही हो, ईरानियस रही हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई चीज अभी पुस्तक में लिखी जाए, उसमें बड़े तर्क के साथ, फैक्ट्स के साथ, डेटा एनालिसिस के साथ दी जाए, तो भले ही वो रॉन्ग कंक्लूजन हो, आपको लगता है बड़ी वैज्ञानिक शोध है। उन्होंने ग्रियर्सन साहब से शोध कराया और शोध करा के कहा कि भारत में तो 5 तरह की भाषा समूह, एक संस्कृत समूह है, द्रविड़ समूह है, एक ऑस्ट्राइट समूह है, एक निग्राइट समूह है, एक इंडो टिबेटन समूह। भाषा में भी बांट दिया। और भाषा का विवाद उन्होंने क्यों पैदा किया, रिलीजन का विवाद क्यों पैदा किया, फिलोसफीज का, कि उनके दिमाग में ये था कि यूरोप में, आपने देखा होगा अगर आपने यूरोप का इतिहास पढ़ा होगा, कि 1648 का वेस्टफैलिया का समझौता, जहां से नेशन स्टेट पैदा हुआ, उसके पहले 4वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक कैथोलिक चर्च राज्य करता था पूरे यूरोप में। जब प्रोटेस्टेंट आते हैं, लूथरन, कैल्विनिस्ट, एंग्लिकन, तब एक युद्ध होता है कि नहीं नहीं, हम तो नहीं मानते कैथोलिक चर्च की डोमिनेंस को, नहीं मानते प्रभुत्व को। तो युद्ध होने लगे, तो कुछ राजा लूथरन मानने लगे, छोटे छोटे राज्य जो थे, कुछ उसके कैथोलिक मानने लगे, पुराने वाले। वो युद्ध हुआ तो ऑगस्टबर्ग में 1555 में एक समझौता होता है, क्यूएस रिलीजो ईएस रेजियो, कि जो राजा का जो रिलीजन होगा वही प्रजा का रिलीजन होगा, ये वहां पर तय है। इसके बाद लूथरन के अलावा प्रोटेस्टेंट में कई और आ गए, बैप्टिस्ट आ गए, कैल्विनिस्ट आ गए, एंग्लिकन आ गए, जैसे इंग्लैंड में एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट है, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी शाखा। फिर वो फ्रांस में कैथोलिक है अभी भी, जर्मनी में लूथरन प्रोटेस्टेंट है, आपके जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उसमें कैल्विनिस्ट है प्रोटेस्टेंट। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने और ऑगस्टबर्ग में समझौता कर लिया लूथरन प्रोटेस्टेंट ने, बाकी फिर 30 साल तक अगर गूगल करके देखना, 30 ईयर्स ऑफ वॉर के नाम पर बहुत ही 1618 से 1648 का युद्ध बहुत ही खूंखार युद्ध होता है। और सिर्फ इस पर युद्ध होता है कि मैं अगर राजा हूं तो मेरे राज्य में दूसरे रिलीजन का व्यक्ति नहीं रहेगा। और बाद में, युद्धों के बाद अंत में उन्होंने 1648 में समझौता किया। फिर वही समझौता हुआ जो ऑगस्टबर्ग वाला था कि चलो तुम्हारे पर भी ये फार्मूला मान लेते हैं, और अब हम एक नेशन स्टेट की अवधारणा देते हैं कि हम सब लोग राज्यों को अलग अलग एक नेशन स्टेट में बांट लेते हैं, और जिसकी फिलॉसफी होगी एक टेरिटरी फिक्स्ड, एक कानून, एक रिलीजन, एक इथनिसिटी मतलब प्रजाति, रेसिलिज्म, और एक रिलीजन, एक रेसिज्म मतलब रेशियन, एक रिलीजन, एक भाषा और एक टेरिटरी। इसके आधार पर नेशन स्टेट बनाए। उनकी साजिश क्या थी बंधुओं? साजिश ये थी, अगर भारत को हमने इनकी शिक्षा पद्धति के माध्यम से, अगर ये मानस में बहुत ही चुपके से धीरे धीरे उनके एल्गोरिदम में डाल दिया कि भाषाएं हमारे भिन्न भिन्न, रिलीजन हमारे भिन्न भिन्न, हमारे क्षेत्र भिन्न भिन्न, हमारे हित भिन्न भिन्न, समूचे भारत के रूप में हमारे हित नहीं एक साथ है, सबके हित बटे हुए हैं, हमारी इथनिसिटी भी बटी हुई है, जिसका उन्होंने शोध रिस्ले से करा कि इथनिसिटी भी, हमारा रेशिज्म, हमारा जो प्रजातियां मनुष्य की, वो भी का एक प्रजाति के लिए, वो भी बटी हुई।
तो उन्होंने सोचा जब हम इतना बंटवारा उनके दिमाग में डाल देंगे तो अगर हमें कभी इनको पॉलिटिकली स्वतंत्र भी करना होगा तो कम से कम भारत 20-25 नेशन स्टेट के रूप में खड़ा होगा, कम से कम 20-25 नेशन स्टेट। एक तमिलनाडु खड़ा हो जाएगा, एक बंगाल खड़ा हो जाएगा, एक महाराष्ट्र खड़ा हो जाएगा, एक गुजरात खड़ा हो जाएगा। इस साजिश के तहत उन्होंने टेक्स्ट बुक में बहुत ही खूबसूरती से इन सारे नैरेटिव्स को उन्होंने स्थापित किया। इथनिसिटी का कैसे किया? आप लोगों में से रेस्ले साहब को किसी ने पढ़ा है? जरूर गूगल करके पढ़िएगा, तो AI से लेके हर जगह मौजूद है सारी चीजें। वट एवर आई एम स्पीकिंग यू कैन वैलिडेट द ट्रूथ। तो रेस्ले साहब अगर आप गूगल करके देखेंगे तो रेस्ले साहब ने कहा कि देयर आर 7 टाइप ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस इन भारत। उन्होंने क्या बताया कि कुछ तो है यूनानी आर्यन। अब देखिए आर्यन में भी बांट दिया। जेम्स मिल ने साहब ने तो आर्य ही लिखा था, द्रविड़ आर्य। इन्होंने अब उनको भी बांटा। उन्होंने कहा यूनानियन आर्यन, ईरानियन आर्यन, इंडियन आर्यन, द्रविडियन आर्यन, द्रविडियंस, द्रविडियन, मंगोलाइट्स, 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 निग्रोइट्स, इस तरह से बांट करके। और उन्होंने बांटा कैसे? चेहरे के आधार, हाइट के आधार, नाक कैसी है, आंख कैसी है, चेहरा कैसा है, माथा कैसा है, आपके कंधे कैसे हैं, इसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये इतने तरह की प्रजाति। कोई जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं, कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं, सिर्फ बाह्य आकार को देख करके उन्होंने कहा इतने प्रकार की प्रजातियां हैं। क्योंकि उनके यहाँ रेसिज्म था, तो उन्होंने उसी को सुपर इम्पोज करने की कोशिश की कि हमारे मानस में भी रेसिज्म आ जाए। और उन्होंने हमारी जो वर्ण व्यवस्था से टूट करके हम जातियों में बंट चुके थे, एक व्यवहारगत विकृति हमारे भी व्यवस्था में आ गई थी, उस जाति व्यवस्था को उन्होंने अपने रेसिज्म से जोड़ दिया, सीधे से जोड़ा इतिहास के पन्नों। और उन्होंने कहा कि ये बटे हुए लोग। अगर उस आधार पर आप देखें जितने लोग यहाँ बैठे हैं, रेस्ले साहब का एक साथ रखिए कि कौन यूनानियन है, कौन द्रविडियन है, तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में ही कोई द्रविडियन नजर आएगा, कोई निग्रोइट नजर आएगा, कोई मंगोलाइट आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप भारत के हो या सब अलग अलग कहां से आ गए हो सब घर में। लेकिन वो भी हायर एजुकेशन में ही पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं कोई अभी हट गया। वो क्लासिफिकेशन एंथ्रोपोलॉजी में अभी भी जिंदा है, जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद भी। जबकि हैदराबाद की माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब ने ये घोषित कर दिया डॉक्टर लालजी सिंह रंगनाथन के नेतृत्व में, जब उन्होंने पूरे भारत के सैंपल लिए लगभग 5 लाख अलग अलग क्षेत्रों में, और उनकी जब जीनोम सीक्वेंसिंग किया तो उन्होंने रिजल्ट पाया कि भारत के 96% लोगों की जीन्स एक तरह की। लेकिन उन्होंने रिस्ले साहब ने सिर्फ चेहरे और नाक और आंख के आधार पर, हाइट के आधार पर, कंधे के आधार पर इतने तरह की प्रजातियों में बांट दिया। ये जो डिफरेंट फॉल्टलाइंस है, ये मैं इसलिए डाल रहा हूं, हो सकता है कि किसी को लगे कि बहुत एकेडमिक बात क्यों कर रहे हैं। चेयरमैन साहब को फिर ये बताना चाहिए कि हाँ कैसे इसमें एफिलिएशन होता है, क्या नियम है, क्या नहीं है। वो तो 2 मिनट की बात है, वो तो आप हमारी वेबसाइट को भी देख के, उसके लिए चेयरमैन को आपके बीच में आने की जरूरत नहीं। वो तो वेबसाइट है, आप ब्राउज करिए और वेबसाइट पर सारे आंकड़े मिल जाएंगे। उसमें कोई क्वेरीज होगी तो आप मेल करोगे, हम जवाब दे देंगे आपको। लेकिन प्राइमरली मैं पूरे देश में, ये मेरी 146वीं बैठक है, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर से लेकर के और कलकत्ता, असम, गुजरात, हर जगह आदिवासी क्षेत्रों में। ये क्लैरिटी होनी चाहिए स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को, धीरे धीरे लोगों को है। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं तो पहली बार आपको ये पता चले, आप सभी को मालूम है। लेकिन समूह में एक बोर्ड के स्तर पर इन जो फॉल्टलाइंस हैं, जो विकृतियां हैं, जो दरारें हैं हमारे टेक्स्ट बुक के कंटेंट में, जो भारत को भारत में एक होने से रोकती है, जो भारत के बच्चे में सही भारत बोध स्थापित होने से दूरी बनाती, जो भारत के बच्चे को भारत के विषय में भ्रामक दृश्य देती और उस भारत की बात नहीं करते जिस भारत में
सिविलाइजेशनल इथोस ऐसा था कि हम कभी नेशन स्टेट नहीं थे। मतलब हम एक रिलीजन, एक टेरिटरी, एक कानून, ऐसे कभी राज्य नहीं था भारत का। आप पूरा इतिहास पढ़ते होंगे, वो भी जबकि इनके द्वारा करप्टेड हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी जो इतिहास अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी उनकी शुद्ध इतिहास नहीं है, उसमें भी बहुत सारे मसाले हैं उनके लगाए हुए, जेम्स सिविल वाले। लेकिन फिर भी अगर उसको पढ़ेंगे तब भी आप देखोगे कि कभी भी भारत में कभी भी, चाहे मौर्य साम्राज्य रहा है, चाहे गुप्ता पीरियड रहा हो, किसी एक फिलॉसफी को उन्होंने अगर एक्सप्लोर किया होगा, एक्सटेंड किया होगा, एक्सपैंड भी किया होगा, तो ऐसा नहीं किया होगा कि किसी दूसरे रिलीजन वाले को उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेट किया हो। बाद के कालखंडों में कुछ ऐसे घटनाएं आती हैं जिसके बाद धीरे 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 ये रुख बदलता है। तो ये जो भारत का जो सिविलाइजेशन इथोस था, तो लगातार ज्ञात इतिहास के 5000 वर्ष, हम तो मानते हैं बहुत पुराना इतिहास है भारत का, लेकिन जो वेस्टर्न हिस्टोरियन भी हिस्टोरियोग्राफी के माध्यम से भी लगभग ईसा के 3000 साल पहले से मानते हैं इतिहास को, दुनिया की जो सभ्य इतिहास है। वैसे तो 3 लाख सालों का मानते हैं साइंटिस्ट होमो सेपियंस का, लेकिन लगभग 5000 साल से ज्ञात इतिहास मानते हैं। अगर ज्ञात इतिहास को भी देखिए तो क्या कारण है कि 12वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया का दर्शन के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में भारत ही पूरी दुनिया के वर्ल्ड व्यू का एक ध्वजवाहक, मार्गदर्शक। ये कोई इमोशनल नैरेटिव नहीं है, इसके बहुत सारे एक एक उदाहरण हैं। कुछ उदाहरणों को हम थोड़े शब्दों में आपको प्रॉम्प्ट्स भी देंगे जो आपको जानते भी, लेकिन उन चीजों के बारे में उन्होंने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। सिर्फ यही हमारी डिस्टॉर्शंस, हमारी माइथोलॉजी, हमारी थियोलॉजी, दुनिया में कहाँ माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी जब भी किसी सभ्यता का विकास हुआ है, किसी भी भूखंड में हुआ है, तो प्रारंभ उसका माइथोलॉजी से ही हो। लेकिन अगर किसी की माइथोलॉजी में अगर अनुपात देखा जाए, एनालिसिस करें कि उसमें खगोल विज्ञान, विज्ञान और गणित है कि नहीं, या मात्र माइथोलॉजी है, या मात्र पंथ विज्ञान है, मात्र माइथोलॉजी है, चमत्कार आधारित कहानियां हैं, या वास्तव में उसमें तर्क विज्ञान, युक्ति का भी योगदान है। अगर इस आधार पर अध्ययन करेंगे, जिन्हें अध्ययन होगा उन्हें मालूम है कि भारत की जो परंपरा थी जिसमें उन्होंने माइथोलॉजी तलाशी, उसमें भी शुरू से ही खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा शास्त्र, भाषा विज्ञान, वास्तुशास्त्र, संगीत विज्ञान, नाट्य विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सारे ही विज्ञान, राजतंत्र, ये सब कुछ विद्यमान था उसमें। लेकिन उसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, अपने लिए किया। दारासिको के उस औपनिषद के जो अनुवाद था, उसको उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद करके अपने अपने दर्शन के रूप में ढालने की कोशिश किया, अपने अपने तरीके से। लेकिन भारत के बच्चों को बता दिया कि तुम तो मदारियों की संतान, तुम तो अंधविश्वासियों के संतान हो। और मैकाले कहता है पार्लियामेंट में कि अगर हमें भारत पर पूरी तरह से हमेशा राज करना है, अगर उन्हें हमने दर्शन का उपभोक्ता बनाना, तो हमें उनको रंग और रूप में भारतीय रहने दो, लेकिन उनके जो विचार है उसको गढ़ दो अंग्रेजियत के तहत, ताकि वहां पर हमारे इतने अंग्रेज तो वहां जा नहीं सकते, उन्हीं के अंदर ही अंग्रेजियत का क्या कर दो, ट्रांसप्लांट कर दो उनके विचार, ट्रांसप्लांट कर दिया हमारे विचार को पूरा। जिसको हम अगर हम फिजिक्स की भाषा में कहें न्यूक्लियर, तो डी न्यूक्लिएट कर दिया कि हमारी जो कल्चरल जीन थी, हमारी जो कल्चरल जर्नी थी, हमारे जो नॉलेज सिस्टम का जो बोध था, उस न्यूक्लियस को हटा करके, वहां से भारत हटा करके, वहां पर धीरे से कॉलोनियल माइंडसेट, वेस्टर्न डोमिनेंस, वेस्टर्न एरोगेंस, उसको ऐसा डाल दिया कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बावजूद जब समर्थ होते हैं, भारत की मिट्टी से, भारत के हवा से, पानी से, पंचमहाभूतों से, यहाँ के संसाधनों से अपने को समृद्ध करते हैं,
और जाकर के कैलिफोर्निया के ग्लोबल हब में या बीजिंग के किसी हब में काम करते हैं, और जब वहां से धक्के मार के बाहर निकाले जाते हैं तो कहते हैं कि भारत हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। उनसे भी मैंने अपील किया था एक अपने माध्यम से, जो हो सकता है कि हुजूर, ये धरती आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अगर आपको वहां नकारा जा रहा है तो आइए यहाँ की असुविधाओं को भी कुछ सहन करते हैं, यहीं पर कोई एआई ग्लोबल हब वैश्विक स्तर का बना दीजिए, तो माँ भारती का ऋण चुका दीजिए कम से कम, तो शायद अगला जन्म आपका ठीक होगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा अपनी धरती छोड़ छोड़। लेकिन नहीं, आप देखिए कितने आप आए, कितने उन्होंने वॉलंटियर किया है कि हम आ रहे हैं। उनको सारी सुख सुविधाएं चाहिए, उनको पॉल्यूशन फ्री धरती चाहिए, उनको स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कमरे कमरे दरवाजे दरवाजे पे चाहिए, तब जाकर के वो आएंगे, और हाई सैलरी चाहिए तब आए। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारे पढ़े लिखे लोगों की, बच्चों की मानस में एक भारत गायब, एक सामूहिकता गायब है, एक राष्ट्र के की जो आइडिया ऑफ नेशन है, उसके लिए जो कलेक्टिविज्म है वो नहीं है। हम बहुत टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित होना आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य के उस अखंड भारत की जो परिकल्पना थी, उसके लिए इस देश के 145-50 करोड़ लोगों को एक साथ इस कॉलोनियलिटी से जनित जो भेदभाव और भ्रम की स्थितियां, इससे बच्चों को बाहर निकालकर उनको नॉलेज टेक्नोलॉजी के लिए एक ज्ञान सृजन की ओर उनको प्रेरित करना हो। इतिहास आविष्कारकों का होता है, इतिहास उपभोक्ताओं का नहीं होता, पिछलग्गुओं का इतिहास नहीं होता। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें, एक दो उदाहरण दे रहा हूं भारतीय ज्ञान परंपरा की। मैथमेटिक्स के बारे में कहीं चर्चा होती है तो हमारी पुस्तकों में अभी तक सिर्फ लिखा जाता है, एक पंक्ति आता है कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, इतना ही आता है। और तो पुस्तकें मुझे नहीं दिखती, मैंने बहुत छानबीन की, ये भी गलत है। शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट से पहले हो चुका था भारत में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भाई कौन है फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो वही यूक्लिड पाइथागोरस थे। अगर नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो अरबिक सिस्टम या यूरोपियन सिस्टम की बात, फिबोनाची सीरीज की बात। वही इतिहास में फिबोनाची ने एक जगह संस्मरण लिखा है जो स्पेन का था, टोलस्टॉय का। वो लिखता है कि ये जो सिस्टम आया है, नंबर सिस्टम, जिसके आधार पर मैं सीरीज ये बना रहा हूं, ये भारत से अरब होते हुए, भारत से मूल रूप से उद्भव होकर के अरब होते हुए, मतलब स्पेन में। और आया कैसे था? एक बाल्क जगह थी, इतिहास को कभी आप कुरेद के देखिए, कि जो अफगानिस्तान और चाइना का बॉर्डर है, साउथ चाइना का, बाल्क जगह, वहां एक बर्माइक नाम का बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। बर्माइक उसका हेड था। अब्बासी डायनेस्टी में 9th सेंचुरी में जब अल मंसूर जाके आक्रमण करते हैं, वहां तक उसको अपने इस्लामिक एक्सपेंशन में लेते हैं, बर्मईक को ले जाते हैं बगदाद, और उनसे सारा अनुवाद कराते हैं अरबी और फारसी, सारे मैथमेटिक्स के सारे ग्रंथों का, स्फुट सिद्धांत का ब्रह्मगुप्त के, आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय का, बराहमिहिर के बृहद संहिता का, सबका अनुवाद कराते हैं। और अनुवाद कराने के बाद जब टोलस्टॉय तक उनका साम्राज्य होता है स्पेन में, अब्बासीद का, तो वहां तक जाता है जहां फिबोनाची जहां का रहने वाला, वो पूरा का पूरा इतिहास लिखता है किस तरह से बर्मईक और बर्मईक का बेटा मोहम्मद खालिद बिन, जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का ओरिजिनल था, वो कैसे आकर के पूरे पूरे रचना करता है, मैथमेटिक्स को इंटीग्रेट करता है। और लाप्लास कहता है अगर ये भारत का दशमलव सिस्टम नहीं होता, प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता, तो हम यूरोप की साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ा पाते। आइंस्टीन कहता है E=mc² का हम आगे एक्सपेंशन नहीं कर पाते, इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इसका कॉन्सेप्ट डिराइव नहीं कर पाते, यदि हमें प्लेस वैल्यू सिस्टम, दशमलव सिस्टम भारत से नहीं मिला होता। लेकिन कभी भी हमारी पुस्तकों में जगह नहीं, तड़ाक के वैशेषिक दर्शन की जगह नहीं मिलती, न्याय दर्शन की जगह नहीं मिलती, जिसमें साइंटिफिक इनोवेटिव मेथोडोलॉजी है फॉर द अटेनमेंट ऑफ ट्रुथ।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो सुव्यवस्थित प्रणाली है चिंतन की, तर्क की, उपनिषदों के तर्क की, उसकी कोई चर्चा नहीं करते। सुकरात की बात करते हैं, उसके 500 साल पहले तर्क की बात अपने देश की नहीं होती। उसी तरह से वास्तुशास्त्र में, उसी तरह से भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में, दुनिया के सभी भाषा विज्ञान में पाणिनि के व्याकरण की, इन सबों की चर्चा ही हमारी पुस्तकों में नहीं है, जिससे कि ना तो हमें आत्मगौरव है और हमें लगता है कि हमारी विज्ञान परंपरा सिर्फ यही मिथ आधारित, चमत्कार आधारित जो बातें होती रहती आज भी हो रही है। माफ करिएगा, जो आज नारा भी लगाते हैं लोग, वो उसकी असलियत को नहीं समझते। सारे दर्शनों की दृष्टि की बात कर रहा हूं। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अरबिक में शांति। जो जिसका उद्भव हुआ जो दर्शन का पैगंबर साहब के माध्यम से एक दृष्टि पैदा हुई कि दुनिया में शांति हो, दुनिया में भाईचारा हो, दुनिया में मोहब्बत हो, लेकिन वो 100 साल के बाद ही कैसे उसको तोड़ मरोड़ कर वो कैसे साम्राज्यों के विस्तार का साधन बन जाता है कि पूरा का पूरा, अगर आम आदमी से पूछो इस्लाम के बारे में तो वो कहीं कल्पना भी नहीं कर सकता उसका अर्थ शांति है क्या। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी, जिस क्राइस्ट को मानते हैं उस क्राइस्ट का उद्भव ही आधार पर हुआ था ईश्वर पुत्र के बारे में, डेविड के विकल्प के रूप में करुणा, और उनको फांसी पर, सलीब पर इसलिए चढ़ाया गया था, सिर्फ इसलिए चढ़ाया गया कि उनके मन में कल्पना थी यहूदियों के कि डेविड के साम्राज्य के समाप्त होने के बाद लोग कहते थे कि ईश्वर आपको पाप से मुक्त करेगा, आपने पाप किया इसलिए डेविड का साम्राज्य गया, एक ऐसा ईश्वर पुत्र आएगा। तो उनके मन में कल्पना थी कि ईश्वर पुत्र आएगा बहादुर डेविड की तरह। जब आ गया करुणा का क्राइस्ट तो उन्होंने कहा ये कहां से ईश्वर पुत्र होगा, ईश्वर पुत्र तो डेविड के रूप में होगा जो दूसरे साम्राज्यों पर कब्जा करेगा।